Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is our lecture number 32 and this is the last lecture of our course of financial accounting and reporting. Let's have a look कि lecture number 31 में हमने क्या क्या चीज़ों को cover किया था. Lecture number जो है 31 जो है that was based on chapter number 22. That is the part of chapter number 22. उसमें हमने जो है कंप्रिहेंसिव कैश बजट जो है वो बनाया था. हमने ये बात की थी कि इफ़ वी हैव सर्टन मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद कैश देन वी कैन प्रिपेयर द कंप्रिहेंसिव कैश बजट. जब हमने कंप्रिहेंसिव कैश बजट बना लिया देन वी मूव्ड टुवर्ड द बजटेड इनकम स्टेटमेंट. हमने बजटेड इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंप्रिहेंसिव कैश बजट हमने जो है इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की थी. एट द एंड जो से हमने क्या किया था कि बजटेड बैलेंस शीट जो है विद द हेल्प ऑफ दैट इनकम स्टेटमेंट, बजटेड कैश फ्लो और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी हमने उसके साथ बजटेड बैलेंस शीट जो है वो बनाई थी. उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जब बजट बना लिया जाता है तो उसको वैल्यूएट किया जाता है. वैल्यूएट करने के लिए हमने जो है वो फ्लेक्सिबल बजट बनाया था. अगर फ्लेक्सिबल बजट ना बनाया जाए तो डैट इज़ जस्ट लाइक कि आप मैंगो को ऑरेंज से जो है कंपेयर कर रहे हैं. तो फ्लेक्सिबल बजट में हमने क्या किया था कि पर यूनिट कास्ट जो है वो निकाली थी और पर यूनिट कास्ट निकालने के बाद हमने उसको कंपेयर किया था जितना एक्चुअल जो है आपकी परफॉर्मेंस थी. तो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन इज़ द डिफ़िकल्ट व्हेन एक्चुअल एक्टिविटीज़ डिफर्स फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ओरिजिनली बजटेड. जो एक्चुअल एक्टिविटीज़ थी और जो बजट हमने बनाया था अगर दैट इज़ डिफरेंट तो फिर हमें परफॉर्मेंस वैल्यूएशन में प्रॉब्लम आती है. तो उसको क्या कहना चाहिए, एवेल्युएट करने के लिए हमने क्या किया था फ्लेक्सिबल बजट जो है वो प्रिपेयर किया था ताकि परफॉर्मेंस जो है वो बन सके. तो फ्लेक्सिबल बजट मैंने एज आपको पहले बताया कि फ्लेक्सिबल बजट में हमने क्या किया कि लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल की थी उसमें एक्चुअल बजट तो हमने 10,000 यूनिट का बनाया था लेकिन एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुई थी उसमें 8,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस हुए थे. तो देन वी मेक ए फ्लेक्सिबल बजट. हमने जो है बजट प्रिपेयर किया था उसमें हमने 10,000 यूनिट भी जो है लिए थे, 8,000 भी लिए थे एंड देन उसमें हमने 12,000 यूनिट जो है वो भी लिए थे. उसके बाद जब हमने फ्लेक्सिबल बजट बना लिया था देन हमने एक्चुअल एक्टिविटीज़ को कंपेयर किया कि जो हमने एस्टिमेट किया था कि 8,000 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और बाकी चीज़ें जो सी हैं वो इस अमाउंट की होनी चाहिए एंड देन वी वैल्यूएट किए आया कि वो एक्टिविटीज़ जो सी उसी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हुई थी या नहीं हुई थी. तो एट देन हमने कंपेयर किया और हमने देखा कि फेवरेबल बैलेंस कौन सा आ रहा है, अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा आ रहा है. और उसके बाद हमने जो है ये बात की थी कि ये जो बजट जो है बनाया और इसको परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया तो अगर तो परफॉर्मेंस जो सी है आपकी अप टू द स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड से भी ऊपर है तो फिर तो आप परफॉर्मेंस की बेस पे आप उनको इंक्रीमेंट दे सकते हैं या वैल्यूएट कर सकते हैं, उनको बोनस दिए जा सकते हैं या बाकी चीज़ें जो सी वो दी जा सकती हैं. और अगर उनकी परफॉर्मेंस जो सी है डैट इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड तो फिर उनको वार्निंग दी जा सकती है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है. और हमने उसके बाद जो है ये भी बात की थी जापानीज़ इकॉनमी की और अमेरिकन इकॉनमी की कि जापानीज़ इकॉनमी में ईच एक्टिविटीज़ की जो है कॉस्ट निकाली जाती है बिफोर परफॉर्मिंग और उसके बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. और जो अमेरिकन इकॉनमी है, अमेरिकन इकॉनमी में क्या किया जाता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ अमेरिकन इकॉनमी के एक्टिविटीज़ को मेजर नहीं किया जाता बल्कि मेजर किया फर्स्ट जो है वो प्रोडक्ट को बना लेते हैं और उसके बाद मेजर किया जाता है कि इसकी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट क्या थी और उसके बाद फिर उसको रिड्यूस किया जाता है कि हाउ वी कैन रिड्यूस इट. आज का जो हमारा लेक्चर है डैट इज़ ग्लोबल बिजनेस एंड अकाउंटिंग एंड डैट इज़ बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 15. लेट्स हैव अ लुक कि आज का लेक्चर जो है वो किस चीज़ पे बेस करता है. एक्चुअली आज का लेक्चर जो हमारा है दैट इज़ बेस्ड ऑन द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या है पहले तो इसको समझना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन होती क्या है और उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन इफ़ सम कंपनी वांट टू बी ए ग्लोबलाइज तो उसको क्या क्या
प्रॉब्लम जो सी है वो फेस की जा सकती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ managers assessing the impact of the international activities on the future of their company. The process of managers assessing the impact of the international activities on the future of the company. यहाँ से हम अगली स्लाइड पे जाते हैं, फिर हम इसी के बाद इसी स्लाइड पे वापस आएंगे और आगे डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन की अगर डेफिनेशन ली जाए तो ग्लोबलाइजेशन इज द पीपल अराउंड द ग्लोब आर मोर कनेक्टेड टू ईच अदर देन एवर बिफोर। अगर आप देखें कि अब जो लोग हैं दे आर मोर कनेक्टेड। लाइक आप क्या करते हैं, स्काइप पे जो है आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपने अमेरिका बात करनी है, यू कैन ईजिली टॉक, यू कैन ईजिली वॉच द मोमेंट कि ये सारा कुछ जो है ये देखा जा सकता है, बात की जा सकती है, कनेक्ट हो सकते हैं, मूवमेंट जो सी है वो देखी जा सकती है। अमेरिका में हो गए, ऑस्ट्रेलिया में हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप बैठे हो यू कैन कनेक्ट विच ईच अदर। स्काइप पे हो सकता है, यूट्यूब पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है, किसी चीज़ पे भी जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड मनी फ्लो मोर क्विकली देन एवर, कि जो इंफॉर्मेशन है, और फर्स्ट हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन यू कैन कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, कराची में कोई जो से हादसा हो जाता है आपको पता चल जाता है, न्यूयॉर्क में कुछ हादसा हुआ है आपको जो से आप टीवी ऑन करते हैं आपको उसकी CNN पे न्यूज़ जो है वो मिल जाती है, BBC आपको न्यूज़ देता है। सो इंफॉर्मेशन जो सी है वो कम्युनिकेट होती है एंड मनी फ्लो मोर क्विकली देन एवर, कि मनी जो सी है आप करेंसी को जो है वो भिजवा सकते हैं। आपका कोई भाई फादर जो है अगर सऊदी अरब में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, इंग्लैंड में, तो दे कैन सेंड मनी, वहाँ से पैसे भिजवाए यहाँ पे आपको जो है वो वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए या किसी और तरीके के ज़रिए जो है दैट कैन क्विकली रीच इनटू योर एक्सेस। आप बैंक जाते हैं, बैंक जाके कोड बताते हैं, अपना ID कार्ड देते हैं, देन आप उसको रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो आ जाती है, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्रीजिंगली अवेलेबल इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, के गुड और सर्विसेज जो दुनिया के किसी एक कोने में बन रही होती हैं। लाइक चाइना की एग्जांपल ले लें, जापान की एग्जांपल ले लें। जापान छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट को जो है वो सप्लाई कर रहा है। चाइना यहाँ बैठा हुआ पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वट एवर दे नीड चाइना जो है वो बना रहा है और दुनिया को अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। पाकिस्तान में जो लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, हमारे पठान भाई, वो जाते हैं वहाँ से जाके जिस तरह की चीज़ पसंद करते हैं वो ले आते हैं। अमेरिका को अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, सऊदी अरब को सऊदी अरब के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। सो दे आर फुलफिलिंग द डिमांड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर क्लाइंट्स। और इसी तरह सर्विसेज जो सी हैं, तो सर्विसेज आर आल्सो अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी क्विकली। दुनिया किसी कोने में बन रही है, आपको जो है वो अवेलेबल है। इंटरनेशनल ट्रैवल इज़ मोर फ्रीक्वेंट, इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो बड़ा आसान हो गया। आप आज से 50 साल पहले की एग्जांपल ले लें, 25 साल पहले की एग्जांपल ले लें कि लोगों ने, आपको जो है हज की एग्जांपल देता हूँ कि अगर हज करने लोगों ने जाना है तो पहले क्या होता था कि अच्छा जी, बहुत पुराने ज़माने में लोग हज करने ऊँटों पे जाते थे। देन वक्त गुजरता गया, जो है मोटर गाड़ी जो है वो जो है उसकी इन्वेंशन हुई, शिप जो है वो स्टार्ट हो गए। तो देन क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि शिपों पे जो है वो सफ़र करना शुरू कर दिया। ओके जी, हज करने जा रहे हैं जी, शिप जाएंगे, यहाँ से कराची जाएंगे ट्रेन में, ट्रेन से शिप में जाएंगे एंड इट टेक्स 1 मंथ, 1 महीना लगेगा। देन वी विल रीच टू सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब उतरेंगे, वहाँ से फिर आगे गाड़ियों में जाएंगे और हज करके लोग जो है वो वापस आ जाते हैं। और अब क्या हुआ कि जी आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है पैसे जमा कराएं, टिकट लें, यहाँ से सीधा जो है जद्दा होते हैं, जद्दा से उतर के जो है मदीना या मक्का जो है जहाँ भी आपने जाना है थ्रू द एरोप्लेन। तो अगर आप पहले की बात करें और अब की बात करें तो क्या हुआ कि जो है ट्रैवलिंग जो सी है मोर फ्रीक्वेंट हो गई है, रिड्यूस हो गया। आपके पास गाड़ी है, पहले क्या होता था साइकिलें यूज़ होती थी, क्वाइट डिफ़िकल्ट कि इतने लंबा सफ़र तय करने के लिए जाएं, लोग सोचते थे और जो है करने से पहले जो है वो
प्लान करते थे। नाउ इट्स कैन बी ईजिली डन। उसके बाद जो सा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो सा वो कॉमन प्लेस जो सा वो बन गया कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो सी है वो वेरी इजीली जो सा वो हो सकती है, किसी भी वक्त कहीं भी कोई भी जो सा वो कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले जो सा कनेक्टेड टू ईच पीपल, और बाकी दूसरी बात जो की कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन दैट इज़ क्वाइट ईजी, कम्युनिकेट किया जा सके। टेलीफोन जो सा वो यूज़ किए जा सकते हैं, सेल, मोबाइल फ़ोन, लाइन नंबर सब जो सा वो यूज़ किए जा सकते हैं। इट्स क्वाइट ईजी एंड ऑल ऑफ द अबव फिनोमेना हैज़ बीन टाइटल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है, द पीपल यूज टू थिंक कि ग्लोबलाइजेशन क्या है कि यहाँ से चीज़ें बाहर भिजवा दी, बाहर से चीज़ें यहाँ भिजवा दी। दैट इज़ द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बट दैट इज़ नॉट होली द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में हमारे पास क्या आ गया था? आई रिपीट इट, कनेक्टेड टू ईच अदर देन एवर बिफोर, वेरी इजी, information and the money flow, good and the services flow, international travel, international communication, each and everything comes under to the globalization। लेकिन हमारे पास जो हमारा अकाउंटिंग के अंदर आएगा दैट इज़ ओनली गुड एंड सर्विसेज। लेकिन आप अपने विजन को जो सा है वो ब्रॉड रखेंगे, उसमें उसको स्मॉल नहीं करेंगे कि जी अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन तो आप कहें जी कि गुड एंड सर्विसेज को जो भेजते हैं या रिसीव करते हैं उसको हम जो सा है वो कहते हैं। दैट इज़ नॉट ओनली। तो अभी मैंने आपको डिटेल से बताया जो सा प्रीवियस स्लाइड में कि भी ग्लोबलाइजेशन जो सा उसमें क्या क्या चीज़ें जो सी है वो आ जाती हैं। हम बात कर रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन जो सी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या किया जाता है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोड्यूसर होता है वो डोमेस्टिक नीड को एनालाइज करता है कि डोमेस्टिकली किन प्रोडक्ट की जो है वो ज़रूरत है। जब एक प्रोड्यूसर जो है उसको एनालाइज कर लेता है और देखता है कि जी अच्छा ठीक है डोमेस्टिकली जो है वो सपोज लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जीन्स जो है वो डोमेस्टिकली जो है यंगस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जीन्स की जो है वो ज़रूरत है। तो वो क्या करता है कि जीन्स जो है वो बनानी शुरू कर देता है और डोमेस्टिक डिमांड को वो फुलफिल करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में वो कम बनाता है एंड देन ही इंक्रीज इट और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। जब डोमेस्टिक डिमांड जो सी है वो फुलफिल हो जाती है और वो कैपेबल होता है ना कि डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल कर ले और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है वो भी पूरा कर सकता है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है उस क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो क्या करता है कि अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है। इसमें एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जापान की अगर आप एग्जांपल ले लें तो जापान वालों ने क्या किया था कि टोयोटा गाड़ियाँ जो सी हैं वो बनाना स्टार्ट कर दी थी अपने मुल्क में। डोमेस्टिक डिमांड जब उन्होंने फुलफिल कर दी, हाल दो के जापान में जो सा बहुत किस्म की गाड़ियाँ बनती हैं, लेकिन उन्होंने जब अपनी डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल की तो उसके बाद वो मूव किए गाड़ियों को एक्सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने गाड़ियाँ जो सी हैं जापान से मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान में भी जापान असेंबल्ड गाड़ी जो सी है वो हमारे पास आती थी कि ये गाड़ी जापान असेंबल है, इसके पैसे जो से वो आजकल ले लें तो वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान में भी गाड़ियाँ असेंबल्ड हो रही हैं। तो क्या किया कि जी जापानीज़ लोगों ने गाड़ियाँ पाकिस्तान में देखा, जी पाकिस्तान में भी उसकी डिमांड है, उन्होंने पाकिस्तान में गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। जब गाड़ियाँ पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हुई तो उनकी डिमांड जो सी है वो इंक्रीज़ हुई, लोगों को गाड़ियाँ पसंद आई, उनका स्टैंडर्ड्स जो है उसको उनको एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने गाड़ियों को और डिमांड शुरू कर दी। तो जापानीज़ इकॉनमी ने क्या किया कि उन गाड़ियों को जो सा और प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और डिमांड जो सी उसको फुलफ़िल करना शुरू कर दिया। जब क्या हुआ कि एक लेवल ऐसा आया कि जब जापानीज़ इकॉनमी के लिए गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करना और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना जो सा वो फिजिबल नहीं लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि लाइसेंस और जॉइंट वेंचर की तरफ मूव किया और पाकिस्तान में आकर जो सा वो गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। अब वो पाकिस्तान में आके गाड़ियाँ बना रहे हैं, जॉइंट वेंचर किया, लाइसेंसिंग भी
इसी किस्म की उसमें आती है कि आप उनसे काम स्टार्ट कर देते हैं और लाइसेंस इशू किया कि जी ठीक है यू कैन प्रिपेयर द कार, लेकिन आपने स्टैंडर्ड्स को जो है वो मेंटेन करना है। अब उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान में आके गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दी और डिमांड जो सी है उनकी चलती रही। जॉइंट वेंचर इसलिए किया जाता है कि जो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, डोमेस्टिक कल्चर है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आप जॉइंट वेंचर करते हैं लोकल डोमेस्टिक पीपल्स के साथ ताकि आप अपना बिजनेस सेटअप कर सके। और उसके बाद थर्ड स्टेज पे जाके होली ऑन सब्सिडरीज के आपने जॉइंट वेंचर कर लिया या सब्सिडीज कायम कर ली, उसके बाद आप गाड़ियाँ जो सी जैपनीज इकॉनमी प्रोड्यूस कर रही थी, जॉइंट वेंचर जो सा उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब वो इकॉनमी को, लोगों को जो सा है वो टोटली जो सा अंडरस्टैंड करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो सा वो जॉइंट वेंचर नहीं कर रहे, वो खुद ही गाड़ियाँ जो सी हैं वो असेंबल्ड कर रहे हैं और ख़ुद ही उसको जो सा प्रोड्यूस कर रहे हैं और ख़ुद ही उसको सेल कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब टोटली ऑन्ड हो जाए 100% शेयर जो है फॉरेन कंपनी के पास आप ले लेते हैं, जैपनीज इकॉनमी ले लें, तो वो जो है आपकी जो सब्सिडी होती है वो टोटली आर होली ऑन्ड बाय द फॉरेन कंपनीज। उसके बाद जो चौथी कैटेगरी आ जाती है आपके पास, दैट इज़ द ग्लोबल सोर्सिंग। ग्लोबल सोर्सिंग में क्या होता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो सी हैं यू आर परफॉर्मिंग द होल एक्टिविटीज़ इन सम अदर कंट्री। सम अदर कंट्री मीन कि जिसमें आप प्रोडक्ट बना भी रहे हैं, उसको सेल भी कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, उसमें इनोवेशन भी लेकर आ रहे हैं। एवरीथिंग यू आर डूइंग और द कंपनी इज डूइंग इन अदर कंट्री, तो दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल सोर्सिंग। इस होल प्रोसेस को वी यूज टू कॉल द ग्लोबलाइजेशन, द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन समटाइम इज गुड एंड समटाइम इज बैड। जिस तरह हम कहते हैं ना, फायर इज गुड, फायर इज बैड, कि फायर को अगर आप प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं तो फायर से आप जो है कुकिंग करते हैं, फायर से आप जो है अपने घरों को जो है वो गर्म करते हैं, फायर से और बहुत सारे इंजन जो है वो चलते हैं, जनरेटर जो है वो चलते हैं। और फायर जो है अगर रॉन्ग यूटिलाइजेशन हो उसकी, तो फायर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है आपकी वैल्यूएबल एसेट्स को। तो इसी तरह ग्लोबलाइजेशन के क्या है, कुछ फ़ायदे अच्छे भी हैं और कुछ नुकसानात भी इसमें आते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे चाइनीज़ ने क्या किया हुआ है कि पूरी होल इकॉनमी को कैप्चर किया हुआ है, ग्लोबल इकॉनमी को कैप्चर किया है। वट एवर द डिमांड जिनसे दे आर रेडी टू फुलफिल। तो क्या होता है कि डोमेस्टिकली जब यही होगा ना कि जब आप खुद नहीं बना रहे होंगे, आप दूसरे ममालिक से जो है इम्पोर्ट कर रहे होंगे, तो फिर ट्रेड डेफिसिट जो है आपके पास आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपको बियर करना पड़ेगा। इसमें गुड एग्जांपल पाकिस्तान तो खैर है ही, लेकिन अगर आप अमेरिका की एग्जांपल लें तो अमेरिका जो है ही इज़ सफरिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है अमेरिका का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन खुद नहीं करता जितना वो बाकी ममालिक से प्रोड्यूस करता है। तो आई होप कि आपको ग्लोबलाइजेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। आगे जाके इसको पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें जो सी हैं वो कंसिडर की जाती हैं। एनवायरमेंटल फोर्सेस शेपिंग ग्लोबलाइजेशन के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन जो है जब आप करते हैं तो आपको अंडर कंसिडरेशन रखने चाहिए, या जो ग्लोबलाइजेशन पे अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स में आपके पास जो है बिजनेसेस आ जाते हैं। लाजमी बात है कि आप अगर दूसरी कंट्री में जाके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि बिज़नेस को जो है देखेंगे कि वहाँ पे मेरे बिज़नेस के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पे मेरी प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है। ट्रांसफ़र रिस्क देखते हैं कि आप अगर वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं या अपनी प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो पेश करना जो है फेस करना पड़ती हैं। देन कंट्रोल रिस्क कि आप उस वहाँ पे आपका जो है वो कंट्रोल जो है वो कैसे होगा, होली कंट्रोल होगा या आप किसी के साथ शेयर करेंगे। रिपोर्टिंग की जो है वो प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन की। लाइक आप चाइना में जाके बिज़नेस जो है सेटअप कर लेते हैं तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम जो है वो लाजमी आती है, वहाँ से रिपोर्ट यहाँ पे भिजवाना। तो फर्स्ट आपको वहाँ की लैंग्वेज जो है उसका जानना जो है वो ज़रूरी होता है। इंडिविजुअल जो है आया कि इंडिविजुअल वहाँ पे
किस तरह कोऑपरेट करते हैं, बिहेव करते हैं। टैक्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस कंट्री में जो है टैक्स जो है कितना इम्पोज किया जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ को जो है वो क्या कहते हैं मोटिवेट किया जाता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कि नहीं, या फिर वो कंपनी जो है वो दे आर मोर, वहाँ के जो लोग हैं वो पेट्रियट हैं, अपनी प्रोडक्ट जो है यूज़ करते हैं। लाइक आप इंडिया में देख लें कि इंडिया के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो अपनी होम मेड गाड़ी जो है वो टाटा के नाम से जो सी गाड़ी है एंड दे यूज़ दैट कार, वो अपनी इस्तेमाल करते हैं। और टैक्स लॉ जो है कितने % टैक्सेस है फॉरेन कंपनी पे, लोकल कंपनी पे। फिर उसके बाद ये कि अगर आप पॉलिसीज़ की बात करते हैं, पॉलिसीज़ मीन के आफ्टर सम टाइम या जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके जो भी आपकी अर्निंग है, लाइक $100 है तो $100 में से आप सारे के सारे अपने कंट्री में भिजवा सकते हैं कि नहीं भिजवा सकते हैं। आपको कितने पैसे जो हैं वो अपने उसी कंट्री में री इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। रिटेंशन है, ट्रांसफ़र ऑफ मनी में समटाइम जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं कि आप पैसे जो है वो सारे के सारे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यू हैव टू रिटेन मनी हेयर और यू हैव टू रिटेन जो है आपको ट्रांसफ़र जो है री इन्वेस्ट करना है बिज़नेस में, आपको बिज़नेस एक्सपेंड करना है। तो ये पॉलिसीज़ वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपको चेक करनी पड़ती हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो आ जाता है दैट इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम को जो है आप स्टडी करते हैं कि उसकी इकोनॉमी जो सी है वो किस साइड पे जो है मूव कर रही है, जीडीपी उसकी क्या है, पर कैपिटा इनकम जो सी है वो क्या है, इकोनॉमी साइकिल कहाँ पे है, बूम में है, रिसेशन में है, रिकवरी में है। उसके अलावा जो है ऑब्टेनिंग कैपिटल के बारे में जो है वो डिसीजन लिया जाता है कि कैपिटल जो है आप क्या करेंगे कि टोटल आप इन्वेस्ट करेंगे या वहाँ जाके आप शेयर्स जो है वो इशू करेंगे। वहाँ पे कैपिटल कलेक्ट करने के लिए जो है वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको देखा जाता है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो देखी जाती है कि वहाँ पे ऑलरेडी कितनी इंडस्ट्री जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। आप जो स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे उसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को देखा जाता है। हमेशा ऐसी इकोनॉमी में जाके इन्वेस्टमेंट की जाती है जिसमें आपकी जो है वो उस इकोनॉमी की करेंसी जो है वो इंक्रीज़ कर रही हो। अगर आप डेप्रिसिएशन इकोनॉमी में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा कि जो भी आप अर्न करेंगे 1 साल के बाद वो अमाउंट जो है वो डेप्रिशिएट हो रही होगी। थर्ड हम बात करते हैं कल्चर की कि कल्चर जो है उस सोसाइटी का, उस इकोनॉमी का, उस कंट्री का जो है वो क्या है। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिज्म के वहाँ पे जो है वो लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते। इंडिविजुअलिज्म पे बेस किया जाता है कि अपना काम खुद करना है। ग्रुप्स में काम करने को लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं करते। टीम वर्क है कि नहीं है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जब आप बुक पढ़ेंगे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल जो सी आपको मिल जाएंगी और बुक में जो है उन कंट्रीज़ के नाम भी मेंशन किए हुए हैं जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म पे बेस किया जाता है और जहाँ पे कलेक्टिज्म पे बेस किया जाता है। उसके अलावा अनसर्टेनिटी के बारे में जो है वो भी देखा जाता है कि फ्यूचर के बारे में कल्चर में जो है फ्यूचर में अनसर्टन तो नहीं है, लोग जो है अनसर्टन तो नहीं है कि बस ठीक है ओके आज की फ़िक्र की कल की फ़िक्र ही नहीं की। थर्ड पार्ट जो है वो भी इससे रिलेट करता है शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग हॉरिज़ॉन कि लोग जो है वो वहाँ पे जो कल्चर है वो अपने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में भी सोचा जाता है कि आने वाले कल में जो है वो क्या किया जाएगा। जिस तरह आप अगर सिंगापुर की एग्जांपल लेते हैं तो सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है एक दफ़ा वो जो है हमारे किसी फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा था तो उसने एक क्रिटिसाइज़ किया था कि जो
सिंगापुर के लोग हैं, दे आर नॉन मुस्लिम, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ये लाइफ जो सी है ये हमें एक दफ़ा मिली है और हम इसको ऐसा जो से काम करना चाहते हैं कि हमारे आने वाली जो नस्ल है, जो क्या कहना चाहिए हमारे बाद में नस्ल है, जो हमने प्रॉब्लम फेस की हैं वो प्रॉब्लम जो सी है वो फेस ना कर सकें। तो वो अपने पास को भी देखते हैं, प्रेजेंट को भी देखते हैं और फ्यूचर में भी जो से प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में क्या करें। तो कल्चर जो है वो भी जो है वो अफेक्ट करता है और उसमें जो है शॉर्ट एंड वर्सेस लॉन्ग हॉरिजॉन जो है वो भी आते हैं। फिर पावर डिस्टेंस जो है इसको भी जो है स्टडी किया जाता है कल्चर में भी। तो ग्लोबलाइजेशन में जो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्ट करता है दैट इज़ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो है वो 3 चीज़ें जो सी हैं वो कंसिडर की जाती हैं। नंबर 1 इज़ द एजुकेशनल लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज ट्रांसफ़र। एजुकेशन लेवल जो है जब आप जिस जगह आप जाके अपना सेटअप बनाना जा रहे हैं वहाँ के लोग उतने एजुकेटेड हैं कि जो भी इक्विपमेंट आप उठा के वहाँ पे लेके जा रहे हैं वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट। या आपको फर्स्ट यू हैव टू गिव देम द ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा कि फिर जो है आप अपना काम जो है वो शुरू कर सकेंगे। एजुकेशनल लेवल मीन कि उनके पास वो एजुकेशन है, वो टेक्नोलॉजी है कि क्या वो उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक के कंप्यूटर जब नए नए पाकिस्तान में आए थे तो लोगों को इस्तेमाल करने नहीं आते, तो शुरू में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देना पड़े और अब हर घर में जो है वो कंप्यूटर जो है वो अवेलेबल है, छोटे से छोटा बच्चा जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। लेकिन उसके अलावा फिर भी लाइक के हमारे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो एटॉमिक एनर्जी के जो चाइना से बनकर आते हैं और चाइनीज़ जो सी हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो सी है उसको परफॉर्म करने के लिए उनको ट्रेनिंग जो है वो देनी पड़ती है। वो आके पाकिस्तान में ट्रेनिंग देते हैं एंड देन उनको यूटिलाइज़ किया जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका भी जायज़ा लिया जाता है कि यू आर गोइंग टू इस्टेब्लिश वन सब्सिडी और वन फैक्ट्री, तो उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे रोड्स हैं, ब्रिज हैं, सो ऑन। और नॉलेज ट्रांसफ़र जो है, नॉलेज ट्रांसफ़र में तो नहीं कोई प्रॉब्लम आती। यू कैन ईज़िली कम्युनिकेट लाइक कि आपकी लैंग्वेज जो सी है वो सेम है, इंग्लिश लैंग्वेज जो सी है दैट कैन बी ईज़िली कम्युनिकेट जो है उसमें इजीली बात की जा सकती है, आप दूसरे को समझा सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि उस लैंग्वेज में ट्रेनिंग हासिल की जाए। तो जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसको क्वाइट इजीली जो है अंडरस्टैंड किया जा सकता है और ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं फॉरेन करेंसीज एंड द एक्सचेंज रेट्स। वो तो हमने बात की थी कि कितने जो है हमारे ग्लोबलाइजेशन पे, जब इफ़ यू आर गोइंग फॉर द ग्लोबलाइजेशन तो क्या क्या चीज़ें उस पर अफेक्ट करती हैं और क्या क्या चीज़ें जो सी हैं उसको अंडर कंसिड्रेशन रखना चाहिए। ईच कंट्री यूजेस इट्स ऑन करेंसी फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब होता क्या है कि जब भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की जाती है तो जिनसे वो करेंसी जो है वो यूज़ की जाती है और दुनिया में ज़्यादातर जो करेंसीज एक्सेप्टेबल हैं वो 4 करेंसी जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। नंबर 1 इज़ द डॉलर, नंबर 2 इज़ यूरो, नंबर 3 इज़ येन एंड नंबर 4 इज़ द पाउंड स्टर्लिंग। दुनिया में आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं इन चारों करेंसीज में से कोई भी करेंसी यू कैन कीप विद यू एंड यू कैन ट्रैवल और यू कैन एक्सचेंज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दीज आर द 4 मेजर एक्सेप्टेड करेंसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब भी ट्रांजैक्शन की जाती हैं तो किसी मेजर करेंसी में ट्रांजैक्शन की जाती है। एग्जांपल जो सी है अमेरिका अगर करेगा तो अमेरिका जो है डॉलर में करेगा, अगर इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम करना चाहता है तो वो फिर जो है पाउंड में करेगा, यूरोपियन कंट्रीज यूरो यूज़ करेंगे। और जापान की करेंसी जो है क्योंकि टोटल वर्ल्ड की जो टोटल ट्रेड है वर्ल्ड का उसका 30% जो है वो जापानीज़ जो है वो इकोनॉमी से रिलेट करता है, तो इसलिए उनकी करेंसी जो है वो भी एक्सेप्टेबल की जाती है। टू मेक ट्रांजैक्शन इन अनदर कंट्री To make transaction in another country, unit of that country's currency must be acquired.
अब क्या किया जाता है कि सपोज आपने अमेरिका से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो अब आपको अमेरिकन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो द कॉस्ट ऑफ द दोज करेंसीज इज़ कॉल्ड द एक्सचेंज रेट। अब वो करेंसी आपको किस कॉस्ट में पड़ती है उसको हम जो है एक्सचेंज रेट का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको पाउंड का जो है वो साइन नज़र आ रहा होगा। जैसे आपको पता होगा कि क्या 1 पाउंड कितने का है जी, 1 पाउंड जो है इट कॉस्ट 140 रुपीज़। अगर 140 रुपीज़ हो तो देन यू कैन बाय 1 पाउंड। $95 हो 95 रुपीज़ हो देन यू कैन बाय $1। तो इस दिस दैट इज़ कॉल्ड द एक्सचेंज रेट। द कॉस्ट ऑफ द करेंसीज इज़ कॉल्ड द एक्सचेंज रेट। किस कॉस्ट पे वो आपको करेंसी जो है वो पड़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का तो समझ आ गया। अब एक्सचेंज रेट जो है दैट फ्लक्चुएट डेली। एक्सचेंज रेट जो है वो डेली फ्लक्चुएट करता है। जी आई होप कि आपने इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर होंगे उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो किसी चीज़ की प्राइस को जो है वो अफेक्ट करती है। जब डिमांड इंक्रीज करती है और अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट तो प्राइस जो है आपकी इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसी तरह जब जिस करेंसी की डिमांड जो है इंटरनेशनल लेवल में इंक्रीज़ करती है उसकी प्राइस जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, और जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है। तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट, दिस इज़ द कॉजेज़। आगे जो है आई होप के जो है अगर इंटरनेशनल फाइनेंस जो है आपने मुझसे पढ़ी तो उसमें जो है एक चैप्टर जो है वो आता है जिसमें हम पढ़ते हैं फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। तो फैक्टर उसमें जो है हम डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है उसको बनाते हैं और उसके बाद जो है बताते हैं कि हाउ इट इज़ अफेक्टेड। बट अभी आप जो है वही लॉ जो इकोनॉमिक्स का है जिसमें कहा जाता है कि जी आप अगर किसी चीज़ की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी और सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहे तो क्या होगा कि उसकी प्राइस जो है इंक्रीज़ करेगी। अगर डिमांड जो है कांस्टेंट है, सप्लाई इंक्रीज़ कर जाती है तो उसकी प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। डेली एक्सचेंज रेट आर पब्लिश इन द फाइनेंशियल प्रेस सच एज द वॉल स्ट्रीट जर्नल, और आपकी जो है अखबारों में भी आता है, पाकिस्तान के भी लोकल अखबार में आता है, बिजनेस रिकॉर्डर में आपको मिल जाएगा, द न्यूज़ में मिल जाएगा, फ्रंटियर में मिल जाएगा, एंड देन यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे भी आपको ये एक्सचेंज रेट्स जो है वो मिल जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ restating a foreign currency amount into a domestic currency amount is called the ट्रांसलेशन। कि आप जो रेस्टेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या वही बात जो पहले हमने कहा था कि कितने पैसों में आपको कितने डॉलर मिलेंगे, तो वो जो है दैट्स कॉल्ड द ट्रांसलेटिंग। अब हमारे पास एग्जांपल है, कंट्रीज़ के नाम है, करेंसीज है और एक्सचेंज रेट जो है वो अवेलेबल है। ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटिश पाउंड जो है वो यूज़ किया जाता है, और ब्रिटिश पाउंड जो है दैट इज़ $1.6295। 1 British pound, if you want to buy 1 British pound then you have $1.6295। और फ्रांस में क्या होता है, फ्रेंच फ्रैंक जो सा यूज़ किया जाता है, एंड इफ़ यू वांट टू बाय द फ्रेंच फ्रैंक देन क्या होगा कि आपको जो है 0.1576 सेंट की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। और जैपनीज़ येन की बात करते हैं तो जैपनीज़ येन के लिए आपको जो है वो 1 जैपनीज़ येन, इफ़ यू वांट टू बाय 1 जैपनीज़ येन यू मस्ट हैव 0.0106 येन। और मैक्सिको पीसो की बात करें तो देन यू कैन हैव 1 इफ़ यू वांट टू बाय 1 मैक्सिको पीसो तो आपके पास $0.1058 होने चाहिए। और जर्मन डच मार्क जो सा जर्मनी में डच मार्क जो सा यूज़ होता है, यू वांट तो आपको तकरीबन हाफ जो सा डॉलर की ज़रूरत होती है, 0.5283। तो ये जो आपके पास अमाउंट आ रही है इट्स कॉल्ड द ट्रांसलेशन, राइट। Now, when the US dollar price of the foreign currency unit
rises we say that the US dollar is weak। होता क्या है कि अगर क्या कहना चाहिए, लाइक पाकिस्तान की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि अगर आप कहते हैं कि जी $1 के आपको 95 रुपीज़ मिल रहे हैं, आज आपको 90 रुपीज़ मिल रहे हैं और कल आपको 95 मिलेंगे, तो इसका मतलब है ये इंक्रीज़ कर गया। तो इसका मतलब ये होगा कि पाक रुपीज़ इज़ डिक्लाइनिंग, पाक रुपीज़ इज़ डिक्लाइनिंग। और उसमें यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि अगर फॉरेन करेंसी जो है वो आपको ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ रहे हैं 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी लेने के लिए, तो डॉलर जो है वो वीक हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। व्हेन द US डॉलर प्राइस ऑफ ए फॉरेन करेंसी यूनिट फॉल वी से दैट द US डॉलर इज स्ट्रॉन्गर। जैसे पीछे था कि अगर वो 1.6 से 1.5 पे आ गया है तो इट्स मीन कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। देन देयर इज वन कन्वर्सेशन, आई नोटिस दैट द डॉलर इज स्ट्रॉन्गर अगेन द येन टुडे। और वो क्या जवाब दे रहा है, येस द यस्टरडे येन कॉस्ट 0.0106 बट टुडे येन ओनली कॉस्ट 0.0100। अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि येन की कॉस्ट जो सी है वो कितनी थी, वो 1 येन को आपको बाय करने के लिए कितने डॉलर चाहिए थे, दैट इज़ 0.0106। नाउ यू नीड जस्ट 0.01, right? So you need less dollar to buy 1 yen, so it means the dollar become stronger against yen। तो ये आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएं या आपको जो है ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे जो है वहाँ आप जा सकते हैं, या oanda.com जो है oanda.com, वहाँ पे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ करेंसी कन्वर्टर पे चले जाएं और वहाँ जाके जो है आप ये फ्लक्चुएशन चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको डिफरेंट ग्राफ्स भी जो है वो मिल सकते हैं। Accounting for the transaction with the foreign companies. When a transaction is denominated in a foreign currency and the transaction occur on one date, for example the credit sale, but the cash flow is at later date, the fluctuating exchange rate can result in the exchange rate gain or the loss। अब क्या होता है कि जब फॉरेन ट्रांजैक्शन की जाती है तो आज ट्रांजैक्शन की गई और आज के 10 दिन के बाद अगर आपको पेमेंट मिल रही है तो क्या होगा कि अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है तो क्या होगा, आप गेन या लॉस बियर करेंगे, राइट? तो इट्स डिपेंड अपॉन यू। अगर वो करेंसी स्ट्रांग हो गई है तो आपको गेन होगा, अगर वो करेंसी जो है वो वीक हो गई है तो आपको लॉस होगा। तो अब क्या हुआ कि जो है वो यहाँ पे 2 डेट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर में 2002 में जो 1 डच मार्क जो है उसकी कॉस्ट कितनी थी, $0.55 US डॉलर, और 2003 में क्या हुआ, दैट इज़ $0.53। तो अब क्या हुआ कि डच मार्क जो है वो डिक्लाइन कर गया और डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। On 10 September 2002, Bobco, a US firm, sells inventory to Knight Corporation, a UK firms on credit। अब क्या हुआ, 10 सितंबर को जो है उसने प्रोडक्ट सेल की ऑन क्रेडिट द नाइट फर्म्स को। नाइट कॉर्पोरेशन जो है उसको नाइट विल पे बॉब्स 10,000 ब्रिटिश पाउंड इन 3 months। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी जो आपको पैसे मिलेंगे ब्रिटिश पाउंड जो है वो मिलेंगे, दैट विल बी इन 3 months, 10,000 ब्रिटिश पाउंड इन 3 months। द करंट एक्सचेंज रेट इज़ $1 is 0.6093 पाउंड। अब आप ये देखें कि $1 का डॉलर 1 साइन 1 के साथ डॉलर का साइन है और आगे जो साइन है दैट इज़ पाउंड का साइन है 0.6093। आगे देखते हैं, दैट इज़ ऑन 10 September 2002 what is the expected US dollar value of the 10,000 British pound that Bobco expect to collect on after कब जो है वो रिसीव करेगा, वो 10 दिसंबर को जो है वो रिसीव करेगा 2002 को। सो हम उसको अगर कैलकुलेट करें
तो क्या होगा, ऑन सितंबर 10 बॉब को वुड एक्सपेक्ट टू बी एबल टू कन्वर्ट द 10,000 पाउंड। अगर वो 10,000 पाउंड को कन्वर्ट कर लेता है तो उसको कितने मिलेंगे, 16,412.27 ऑन December 10, 2002 बेस्ड ऑन द करंट एक्सचेंज रेट। करंट एक्सचेंज रेट के मुताबिक उसको इतने डॉलर जो है वो मिलेंगे ऑन 10 दिसंबर। अब यहाँ पे जो है कन्वर्जन कैसे की गई है, यहाँ पे मैं एक आपको टेक्निक बता देता हूँ। इफ़ यू फॉलो दैट टेक्निक देन इट विल क्वाइट इजी, क्योंकि ये जो साइन है ये आपको जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। व्हाट यू आर गेटिंग 10,000 पाउंड और रेट आपको क्या अवेलेबल है, दैट इज़ 0.6093, दैट इज़ आल्सो इन पाउंड। तो जब दोनों साइन आपके पास सिमिलर आ जाते हैं, 10,000 भी पाउंड है और रेट भी आपको पाउंड में अवेलेबल है, देन यू डिवाइड 10,000, जब आप उसको रेट को डिवाइड कर देंगे जो भी आपको अमाउंट मिल रही है, एंड दैट विल बिकम इन द डॉलर, वो आपके पास डॉलर में आ जाएगी। और अगर आपके पास जो एक्सचेंज रेट है वो डॉलर में अवेलेबल था तो देन यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट, राइट। आई रिपीट इट, अगर साइन जो से एक जैसे हैं तब आप डिवाइड करेंगे और अगर साइन डिफर है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज़ वेरी गुड रूल। ये आपको जो है वो ना सिर्फ अकाउंटिंग में काम आएगा बल्कि इंटरनेशनल फाइनेंस में भी काम आएगा। और यहाँ पे भी क्या किया, अगर आप देखें कि पाउंड का साइन और एक्सचेंज रेट भी पाउंड में, तो उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर ये रेट जो है वो डॉलर में होता तो देन दे मल्टीप्लाई इट। उसी एग्जाम्पल को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ऑन 10 December the foreign exchange rate has changed to the $1 is 0.6115 pound. After receiving the British pound from Knights and exchanging them into the US dollar, how much will Bob company have actually received? तो Bob company जो है वो कितना actually receive करेगी, अगेन हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 10,000 पाउंड से डिवाइड किया एंड देन वी विल हैव 16,353 जो डिवाइड किया एंड एक्सचेंज लॉस ऑफ $59.05 सिंस December 1। तो अब क्या हुआ, जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर एक्सचेंज रेट वेरिएट करता है तो क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और लॉस को जो है वो बियर करना पड़ेगा जो बंदा सेल कर रहा होता है। और अगर यही रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता तो उसको प्रॉफिट जो है वो मिल रहा होता। तो यहाँ पे जब हमने जो है उसको कन्वर्ट किया तो ही इज गेटिंग द लॉस ऑफ 59.05। Now what we have to make the adjustment for the foreign currency transaction at balance sheet date. Occasionally a transaction occur in one physical period but cash is not received or paid until the next physical year. This is very real. Sometime it's happen कि क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शन एक साल में करते हैं और जिनसे आप कैश जो है वो अदर ईयर में रिसीव कर रहे होते हैं। एट द बैलेंस शीट डेट एनी आउटस्टैंडिंग फॉरेन करेंसी रिसीवेबल और पेएबल must be remeasured using the spot rate available on the balance sheet. अब क्या किया जाता है कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो से आपकी रिसीवेबल है और पेएबल है, यू हैव टू रीमेयर यूजिंग द स्पॉट रेट अवेलेबल ऑन द बैलेंस शीट डेट के उस दिन का जो बैलेंस शीट का जो रेट होगा उस दिन आप कन्वर्ट करेंगे और उसको मेजर करेंगे। आई होप वी हैव वन एग्जांपल। On 1st December 2002, the Balloon Corporations, a US balloon manufacturing, sells balloons to the Massons Roux, a French company, for 20,000 francs or on credit. That is on credit. Payment is due in 90 days. The current exchange rate is $0.01575 per FF. Prepare balloon companies 1st December journal entry. अब journal entry जो है वही सारी requirement होगी. What is the journal entry? Let's see. December 1
account receivable how much $3,150 वो आपने डिवाइड किया तो आपके पास जो हैं वो डॉलर जो है वो आगे लेट्स सी यस यू विल मल्टीप्लाई इट। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास जो साइन है दैट इज़ डिफर 20,000 फ्रेंच और आप उसको पास जो आपके पास एक्सचेंज रेट है दैट इज़ डॉलर में है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3,150। अकाउंट रिसीवेबल टू सेल जर्नल एंट्री जो है वो आपके पास हो गई। एंड देन अब क्या हुआ, 31 December the value of the foreign currency receivable must be adjusted based on the 31st December spot rate of the $.1500 per FF adjust the original receivable। अब उस दिन जो था उसको आप जो सा कैसे करेंगे, अगेन जो आप इसी को कन्वर्ट करके माइनस करेंगे तो अब जब आपने कन्वर्ट किया तो अब आपको कितने जो है वो मिल रहे हैं, आप $.1500 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आपके पास $3,000 आ जाएंगे। पहले कितने आ रहे थे आपके पास 3,150। सो अब आप क्या कर रहे हैं, लॉस ऑन फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट आपने डेबिट कर दिया 150 से, और अकाउंट रिसीवेबल जो पहले ओवर डेबिट हो गया था उसको हमने क्रेडिट कर दिया रिसीवेबल FF फ्रैंकफर्ट, और वो आपने कितना किया 150 से। सो दिस इज़ द एडजस्टमेंट एंट्री अगर जो है वो लॉस बियर करना पड़े। स्ट्रेटजी टू अवॉइड लॉसेस फ्रॉम रेट फ्लक्चुएशन। अब जब भी कोई प्रॉब्लम जो सी है वो आपके पास आती है तो फिर क्या होता है कि यू हैव टू सॉल्व इट, उसका रेमेडी जो है वो भी निकालना चाहिए। Insist that the transaction is consummated in your own currency। एक तो ये करना चाहिए कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करें तो उसको अपनी ऑन करेंसी में करें, लेकिन पाकिस्तान में ये फिजिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो डेप्रिशिएट कर रही होती है, वीक हो रही होती है। तो यूजली पाकिस्तान में जो लॉ है वो ऐसी करेंसी में, एक और आपको लॉ जो है वो बताता जाऊँ कि जब भी आप बारो करें तो बारो जब भी करें हमेशा डेप्रिशिएटिंग करेंसी में बारो किया जाता है, क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ रिटर्न जब आपने उसको वापस करना होता है तो आपको स्मॉल अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है, क्योंकि वो करेंसी जो है वो और डेप्रिशिएट हो जाती है। और जब भी आप उस करेंसी को ऐसी करेंसी में, जिस करेंसी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करें जो करेंसी जो है अप्रिशिएट हो रही हो। अगर आपने लैंड करना है तो अप्रिशिएटिंग करेंसी में लैंड करें, क्योंकि वो अप्रिशिएट हो जाएगी और जब बाद में आपको 2-3 महीने के बाद जब वो मिलेगी, ये सेल कर रहे हैं तो अप्रिशिएटिंग करेंसी में सेल करें। जब 2-3 महीने के बाद जब वो आपको मिलेगी तो एक तो वही मिलेगा, अप्रिशिएट हो चुकी होगी, और उसके बाद जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी ऑन करेंसी में करें, तो ये जो है सजेशन जो है वो अमेरिका, ब्रिटिश और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए और ऐसी करेंसी के कंट्रीज़ के लिए जिनकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग है, जो मैंने आपको 4 करेंसी जो है वो बताई हैं। या फिर ये बता रहे हैं दूसरा सोल्यूशन आपको हैजिंग का। तो लेट्स सी कि हैजिंग जो है वो क्या होती है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। हैजिंग क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग आर एलिमिनेटिंग रिस्क ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद द फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन बाय यूजिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट टू ऑफसेट एक्सचेंज इन द स्पॉट रेट। अब वो क्या किया जाता है कि जब भी जो है इस किस्म की ट्रांजैक्शन की जाती है तो क्या किया जाता है कि जो रेट डिटरमिन किया जाता है उस कंट्रीज़ के साथ वो हैजिंग कर ली जाती है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। स्पॉट रेट क्या है? द एक्सचेंज रेट दैट आर अवेलेबल टुडे। आज जो भी आप कोई भी करेंसी जो है वो ख़रीदना चाहें, उस करेंसी को ख़रीदने के लिए या सेल करने के लिए आपको जितने रुपीज़ की ज़रूरत होगी या सेल करने के बाद आपको जितने पाक रुपीज़ मिलेंगे दैट इज़ कॉल्ड द स्पॉट रेट। आज जो एक्सचेंज रेट प्रिवेल कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड the spot rates. For forward exchange rates, the exchange rate that can be locked in today
फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट ट्रांजैक्शन। फॉरवर्ड रेट कौन सा होता है? जो आज लॉक्ड कर लिया जाता है। ओके, यू विल गिव मी द मनी आफ्टर सो मैनी डेज, तो वो जो सा आप इस एक्सचेंज रेट पे मुझे जो सा वो पे करेंगे। या फिर क्या किया जाता है कि आप बैंक के साथ जो सा वो डील कर लेते हैं कि ओके आई विल गेट 10,000 जो सा पाउंड आफ्टर 3 months, और आप मुझसे जो सा वो कितने में खरीदेंगे। लेकिन ये जो भी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है, इसके पीछे जो सा आपको ह्यूज वर्किंग जो सा वो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ह्यूज वर्किंग नहीं करेंगे तो मे भी वो करेंसी स्ट्रांग हो रही हो, आप लेस अमाउंट में जो सा अपना फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो सा उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको लॉक कर दें। अब जब तक आपको नहीं पता होगा तो उसको चेक करने के लिए जो है आपको हिस्टोरिकल डाटा की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी जब आप मल्टीनेशनल लेवल पे जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हैं, तो तब आप ये काम इजीली कर सकते हैं। हेजिंग जो है, हेजिंग को फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द परचेज ऑफ द करेंसी यूनिट एट द फ्यूचर डेट एट द कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट, के जो एग्रीमेंट किया जाता है उस पर आप जो है वो करेंसी को परचेज या सेल जो है वो कर लेते हैं। दिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अलाउ अस टू परचेज 1 million yen एट ए प्राइस ऑफ $0.0080 US in 30 days। एक जो सा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको अवेलेबल था, कन्वर्सेशन हो रही है इन दोनों के दरमियान, वो कह रहा है कि 1 million येन जो सा हम बाय कर सकते हैं US इन 30 days, और रेट क्या होगा? 0.0080। गुड, इफ़ द स्पॉट रेट इज़ $0.90 US in 30 days, we only have to pay $0.008 US and we avoid a loss of $1,000। अब वो क्या कह रहे हैं? अब ये दोनों कन्वर्सेशन हो रही हैं इन दोनों के दरमियान, इनको में भी 1 million येन जो है वो ज़रूरत थी 30 डेज़ के अंदर। में भी इन्होंने कोई जो सा इम्पोर्ट की हो, इन्होंने येन जो है वो पे करने हो जापानीज़ इकोनॉमी को, जापान में जो है इनका वो सप्लायर हो। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं ओके आज अगर हमें इस रेट पे जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है देन वी कैन बाय इट। उन्होंने क्या किया कि ओके उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया। अब वो बाय करने के बाद क्या होगा? आफ्टर 30 डेज वट एवर द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट एट दैट टाइम, जो भी एक्सचेंज रेट प्रिवेल कर रहा होगा, इनको जो येन है 1 million येन जो है वो अवेलेबल होंगे 0.0080 पे। और वहाँ पे और ये क्या कर रहे हैं? दे आर द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो एक्सचेंज रेट है दैट मे बी इन 30 डेज, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखा, मार्केट की कंडीशंस को देखा, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को देखा, तो इन्होंने कहा कि ये एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, डॉलर जो है वो वीक हो जाएगा, येन जो है वो इंक्रीज़ करेगा, और इट विल गो टू 0.0090। तो कहते हैं अगर ये 30 डेज़ में इतना इंक्रीज़ कर गया तो हमें जो लॉस है वो क्या होगा? $1,000 का लॉस नहीं होगा, हम उसके बच जाएंगे। और अगर ये एक्सचेंज रेट जो है वो बिलो 0.008 चला गया तो फिर क्या होगा कि इनको लॉस जो है वो बियर करना पड़ेगा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग की बात करते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब एज 3 डिफरेंट लेवल। क्या होती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग? द इन्फ्लुएंस ऑन द अकाउंटिंग बाय द इंटरनेशनल political groups such as the OECD and UN and etc. The accounting practice of the companies in response to their own international business activities, the difference in the accounting standards and the practice between the country। क्या होता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो सी है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ जो है वो अडॉप्ट की जाती है, लेकिन यूजली ट्राई क्या किया जाता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो है वो अडॉप्ट किया जाए। जिस तरह अमेरिका में जो है गैप को, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जाता है, तो इसी तरह जो है कहा जाता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो है स्टैंडर्ड्स को जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जाए तो उसको अडॉप्ट किया जाए। तो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, FDI एंड रिलेटेड अकाउंटिंग इशू, सेल्स टू द फॉरेन कस्टमर, मोस्ट कंपनी फर्स्ट इनकाउंटर विद द इंटरनेशनल बिजनेस
occur as the sale to the foreigner customer. Often the sale is made on the credit and it's agreed that the foreign customer will pay in its own currency like Mexican peso. और यूजली ये किया जाता है कि जब भी फॉरेन करेंसी को सेल किया जाता है तो फॉरेन करेंसी में फॉरेन कंट्री में सेल की जाती है तो फॉरेन कंट्री जो है वो क्या कहती है, वो कहती है कि हम अपने पैसों में जो है वो सेल करेंगे। टाइम हो गया पूरा? नहीं सर, अभी तो 47 मिनट्स में। तो पहले वाला टाइम पहले 10 मिनट 56 कर लो। 56 कर लो, अभी चलेगा? अभी तो चलेगा। ठीक है, और करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट कर लो। इसमें से एक स्लाइड मैंने जो सी है ना वो एग्जाम्प्ट कर दी है, ये वाली। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 1977 वाली साइड जो है ये एग्जाम्प्ट कर लिए, बाकी जो है वो इसी तरह चल रहा है। अब हम बात कर रहे थे कि जब इस किस्म की सेल की जाती है ऐसी कंट्री को कि जो कहती है कि जी ओके मैं जो है वो अपने पैसों में जो है वो आपको पेमेंट करूंगी, अगर तो वो उस कंट्री की करेंसी जो है वो स्ट्रांग है तो देन आई थिंक कि आपके लिए जो है वो अच्छा है। लेकिन अगर उस कंट्री की करेंसी जो है वो वीक है तो फिर क्या होगा कि दैट विल अफेक्ट ऑन योर डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि आपकी करेंसी की डिमांड जो है कम हो जाएगी, आपके पास वो करेंसी आ जाएगी तो वो कॉज क्या होगा कि आपकी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देगी। We have one example. Suppose that on February 1, 2006, Joe Incorporation, a US company, makes its sales and the ships goods to the Joe's SA Mexican company customer for $100,000 US. However, it is agreed that the Joe's will pay in pesos on March 2nd. अब 1 Feb को जो सा सेल की गई थी वो March 2nd को पेमेंट हो रही है 2006 को। द एक्सचेंज स्पॉट रेट एज ऑफ द Feb 1 इज 10 pesos पर US डॉलर। तो अब 10 pesos जो है पर US डॉलर होंगे। हाउ मैनी pesos डज जोज एग्री टू पे? तो अब आप ये देखें 10 pesos पर US डॉलर, तो कितने जो है वो आप रूल जो है जो मैंने आपको बताया था वो आप जो है इस पर पुट कर सकते हैं। नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1, अगर वो जो है साइन नहीं मिल रहे, यहाँ पे पीसो है और ऊपर आपके पास डॉलर है, देन यू मल्टीप्लाई इट एंड देन लेट्स सी कि कितने जो है वो मिलेंगे, दैट इज़ 1 million। इवन दो द जोज एग्री टू पे 1 million pesos, आपने मल्टीप्लाई किया, जोज इनकॉर्पोरेशन रिकॉर्ड द सेल्स इन US डॉलर ऑन February 1, 2006 एज फॉलो। डेबिट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल जो से 100 US डॉलर एंड क्रेडिट सेल इज द रेवेन्यू। अब उसके बाद क्या होगा? सपोज दैट on March 2nd, 2006 the spot rate for the peso is 11 pesos. Joe's Incorporation will receive 1 million pesos which are now worth जो है उसकी वर्थ जो है कितनी है? $90,909। जोज मेक द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। डेबिट कैश जो है उसको कितना मिल रहा है? दैट इज द 90,909 एंड डेबिट करेगा लॉस ऑन द फॉरेन एक्सचेंज 9091 एंड द क्रेडिट द अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा? 100,000। तो ये जो लॉस हुआ था वो उसने रिकॉर्ड कर लिया। हेजिंग की थोड़ी सी दोबारा बात कर लेते हैं। जो कैन हैज, अभी इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। इन केयर ऑफ प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट ए लॉस फ्रॉम एन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, हेजिंग कैन बी accomplished by various means including the foreign currency option जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। the right but not the obligation ऑप्शन में क्या होता है? इट्स right but not the obligation to purchase foreign currency at a specific exchange rate for a specific period of time। फॉरेन करेंसी ऑप्शन में क्या होता है कि आपको एक प्रीमियम पे करनी होती है। इफ़ यू वांट टू एक्सरसाइज, अगर आपको लॉस उस प्रीमियम से ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं करते, आप प्रीमियम जो है पे कर देते हैं। और अगर आपको लॉस जो है वो कम हो रहा है और प्रीमियम आपकी ज़्यादा बन रही है तो आप उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पे भी उसी बात का जिक्र है। देन वी हैव सेकंड थिंग इज़ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट
जो हमने पहले पढ़ा था, दिस इज एन ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फॉरेन करेंसी एट ए डेट इन द फ्यूचर, टिपिकली 30, 60 और 90 डेज। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया जाता है, ऑप्शन में यू हैव द ऑप्शन, यू कैन परफॉर्म और नॉट परफॉर्म, मैंने आपको ऑप्शन बता दी थी। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया जाता है, यू हैव द ऑब्लिगेशन, आपने उसको फुलफिल करना ही करना है, उसमें कोई जो है वो आपको जो है वो रियायत नहीं है। तो ये 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज का जो है वो यूजली होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट occurs when a company invests in a business operation in a foreign country. This represents an alternative to importing to the customers and or exporting from the supplier in the foreign country. Two types of FDIs are greenfield investment and the acquisition. अब क्या हुआ, शुरू में मैंने लेक्चर के बात की थी कि जब आप एक्सपोर्ट ना करना चाहिए या एक्सपोर्ट आपकी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो आप क्या करते हैं कि उस कंट्री में जाके जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जाता है। और उसकी दो टाइप्स जो सी इन्होंने बताई हैं, दैट इज़ द ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन। लेट्स सी कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या किया जाता है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू ऑपरेशन इन द फॉरेन कंट्री, कि नया ऑपरेशन वहाँ जाके सेटअप किया जाता है, नई चीज़ जो सी है वहाँ जाके बनाई जाती है, टोटल जो है न्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। एक्विजिशन में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन एन एग्जिस्टिंग ऑपरेशन इन द फॉरेन कंट्री। एक्विजिशन में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग ऑपरेशन कोई चल रहा होता है और उसमें आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्विजिशन। अब क्या कहते हैं, एफडीआई क्रिएट्स टू प्राइमरी इश्यूज, द नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम लोकल टू यूएस। क्या होता है कि लोकल टू यूएस में जो है आप कन्वर्ट करते हैं। गैप सिंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर यूजली प्रिपेयर यूजिंग लोकल गैप। तो क्या किया जाता है कि जनरल है कि एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है वो की जाती है। द नीड टू द ट्रांसलेशन फ्रॉम लोकल करेंसी टू यूएस डॉलर सिंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर यूजली प्रिपेयर यूजिंग लोकल करेंसी। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आती है आपको कि जब उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि जब आप अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी आप यूएसए से जब किसी और कंट्री में जाएंगे तो उस कंट्री का अकाउंटिंग सिस्टम जो है आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, राइट। आपको वहाँ के रूल रेगुलेशन जो है अडॉप्ट करने पड़ेंगे। सेकंड थिंग ये कि जब आप वहाँ जाके ऑपरेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई यूएस कंपनी आके ऑपरेशन करती है तो उसको क्या करना पड़ता है कि पाकिस्तान की करेंसी में जो है ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है और उसको दोनों करेंसीज में जो है वो अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। शायद मैंने पिछले किसी लेक्चर में जो है आपको बताया था, HSBC हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन की जब आप एनुअल रिपोर्ट उठा के देखें तो वो आपको रुपीज़ में भी मिलेगी, जो है उसमें हांगकांग डॉलर में भी मिलेगी और यूएस डॉलर में भी मिलेगी। तो दे प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन 3 करेंसीज। फॉरेन इनकम टैक्स को भी जो है आपको जो है देखना पड़ता है। द फॉरेन गवर्नमेंट विल टैक्स द कंपनीज प्रॉफिट एट एप्लीकेबल रेट, कि उस पर जो है एप्लीकेबल रेट पे टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है। और यूएस इनकम टैक्स, द यूएस विल टैक्स द कंपनी फॉरेन बेस्ड इनकम, और अगर फॉरेन से इनकम आ रही है तो यूएस गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स जो है वो लगाएगी। जिस कंट्री में भी जाकर आप बिजनेस कर रहे होंगे वहाँ का इनकम टैक्स जो है आप पे इम्पोज किया जाएगा, और जब आप अपने मुल्क पैसे भिजवाएंगे तो वहाँ पे भी जो है आपको इनकम टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ट्रांसफर प्राइसिंग, सेटिंग प्राइस ऑन द गुड्स एंड द सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन separate divisions within the same firms. These pricing have a direct impact on the profit of the different division. ट्रांसफ़र प्राइसिंग का भी जो सा इफेक्ट जो है उस पर पुट किया जाता है। These exchanges are not arm's length transaction but thus give rise to the certain problems in an international context. Taxation, government in the various countries often scrutinize transactions to ensure that the sufficient profit are being recorded in the countries. अब क्या किया जाता है कि बहुत सारी इकोनॉमीज़ में क्या किया जाता है कि वो मॉनिटर करती हैं कि फॉरेन कंपनीज क्या कर रही है, उसका ऑपरेशन क्या है, उसने कितना जो है प्रॉफिट अर्न किया है और उसको
रिकॉर्ड भी किया है कि नहीं, उसकी डिस्बर्समेंट किस तरह वो कर रही है, वो सारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। और परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन इश्यूज की वजह से भी जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि उन सब चीज़ों को एवेल्यूएट करती है कि हमारी, इसको दो तरह से जो है एवेल्यूएट किया जा सकता है। एक तो ये कि हमारे अपने मुल्क में फॉरेन कंट्री जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं वो किस तरह एवेल्यूएट करती हैं, परफॉर्म कर रही हैं, और दूसरा जो आपने सब्सिडी बनाई है दूसरी कंट्री में जाके आप उसको एवेल्यूएट करते हो कि उसकी परफॉर्मेंस जो सी है वो क्या है। अगर वो डोमेस्टिक कंपनी से बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे रही या इक्विवेलेंट नहीं दे रही या आपको प्रॉफिट नहीं दे रही, तो देन यू हैव टू शट डाउन योर दैट सब्सिडरी। और फिर क्या किया जाता है, बोथ इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स इनकाउंटर डिफरेंसेस दैट अराइजेस बिटवीन ऑडिटिंग इन एंड international versus domestic contents. These include the language and the culture difference, the difference accounting standard gap and auditing standard GAS. तो इसमें क्या किया जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स में भी जो है वो प्रॉब्लम आती हैं। कुछ डेवलप कंट्रीज होती हैं, कुछ अंडर डेवलप होती हैं, और कुछ जो है आपकी नॉट डेवलप कंट्रीज होती हैं। लाइक पाकिस्तान की जिनसे पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, बांग्लादेश की ले लें, श्रीलंका की ले लें, अफगानिस्तान की ले लें, तो इन डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। मल्टीनेशनल enterprises frequently raises capital outside their home country when a company offers its shares on the exchange outside of its own home country. This is referred to a क्रॉस लिस्टिंग। क्या किया जाता है, जब शुरू में भी हमने बात की थी कि सम टाइम कैपिटल जो सा आप डिटरमिन करते हैं कि कैपिटल कहाँ से रेज किया जाएगा। आप अपने मुल्क से सारा पैसा उठा के उनके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे या वहाँ जाके अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे और पैसा जो सा उस मुल्क से जो सा इकट्ठा करेंगे। तो अगर वहाँ जाके इकट्ठा किया जाता है तो शेयर इशू किए जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस लिस्टिंग। The international movement towards a single set of the worldwide accounting rule is referred to a harmonization. The International Accounting Standard (IAS) and the US GAAP are currently the two most important sets of the accounting rule. The Norfolk Agreement, the Norfolk Agreement published in 2002, क्या था 2002 में published, is a promise of the corporations in standard setting between the International Accounting Standard Board and the Financial Accounting Standard Board, represent a significant steps towards international harmonization. कि इन्होंने जो है रूल रेगुलेशन बता दिए हैं। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि हार्मोनाइजेशन क्या होते हैं, कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप जो है वो आपको बता दिए हैं कि इन स्टैंडर्ड्स को यू हैव टू फॉलो। Several indicators demonstrate the extent of the business globalization. International trade in 2001, the export worldwide topped $6 trillion between 1987 and 1999. US exporters increased by 233% in number. अब वो क्या बता रहे हैं कि जो US की एक्सपोर्ट हैं that is increased 233% 1987 से 1999 में। Foreign direct investment between 1982 to 1999 worldwide FDI inflows increased from 58 billion to 865 billion. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो सी है यू कैन आल्सो मेजर द चेंज, वो कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है। लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, आपकी जो है कल्चर को ट्रांसफ़र करना या बाकी गुड्स का ट्रांसफ़र होना या कनेक्शन होना, दीज ऑल कम अंडर टू द ग्लोबलाइजेशन। मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज उसमें जो सा इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो सी है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। ऑल दिस कम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट जो सा उसमें जो सा इंक्रीज़ हो रहा है। ऑल दिस कम अंडर टू द ग्लोबलाइजेशन।
So this is the end of the chapter number 15 and this is the end of the class. This is the end of the whole class. जो सा आज हमने अपना जो सब्जेक्ट था फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वी हैव कंप्लीटेड. कंग्रेचुलेशन. आई होप कि आपको जो सा आज का लेक्चर और बाकी सारे लेक्चर जो सा वो समझ आए होंगे और आपने बुक को थारोली स्टडी किया होगा. उसके अलावा यही है जो बुक के एंड में एक्सरसाइज दी गई हैं उनको आप जो सा वो सॉल्व करें और बुक को जितना ज़्यादा जो सा वो पढ़ सकें और इंटरनेट पे एक्सप्लोर करें जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं. और अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो इंटरनेट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.